तो आज हम लाने वाले हैं सेकेंड पार्ट ग्राफ्स का। तो इसमें हम लोग जो सेकेंड बुक है 11th की वो पढ़ेंगे हम। अब अगर अभी तक आपने फर्स्ट बुक के 11th के ग्राफ्स नहीं पढ़े तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी जाना है, आप इस वीडियो के बाद भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही में चाहते हैं कि आपको ग्राफ्स आए तो आपको एक काम करना होगा, वो है आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। अगर आप बीच में कहीं पे स्किप करते हैं तो फिर आपको आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को एक भी बार स्किप मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप थोड़ा बहुत आप स्पीड में चला सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन इतनी भी स्पीड में मत चलाइए कि आपको बिल्कुल समझ ही ना आए। ज़रूर ये अगर आपको आता है तो आपको ये रिवीजन ज़रूर दे देगा। तो अब ये ग्राफ्स आते कहाँ हैं? ये सब जगह आते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठाओ तो सब जगह आपको ग्राफ्स आते हैं। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में ही बताया कि ग्राफ्स आप लोग पक्का छोड़ के जाते हो। बहुत कम लोग जो टॉपर्स होते हैं ना, वो बस इसी की वजह से टॉपर होते हैं, और जो कम मार्क्स स्कोर करते हैं वो इसी चीज़ की वजह से कम मार्क्स स्कोर करते हैं। भले ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं आता है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना, सिर्फ वही एक अच्छा ग्राफ बना सकता है। तो देख, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए वाली वीडियो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो हमने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तक का ग्राफ देख लिया था। अब जो हम ग्राफ देखने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी का ग्राफ। इलास्टिसिटी मतलब जो खिंचाव होता है। हम लोगों ने बहुत बार ये चीज़ तो ज़रूर पढ़ी होगी आप लोगों ने, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जो भी 11th में नए हैं भले उन्हें नहीं पता होगा, या फिर जो भूल चुके हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन बोलता है कि जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। मतलब आप लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हो। स्ट्रेस मतलब तनाव, स्ट्रेन मतलब भी। अब इनमें बहुत माइनर सा फ़र्क है। क्या होता है, देखो, आप कभी किसी चीज़ पे प्रेशर लगाते हो प्रेशर, तो क्या होता है, जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल दिया मैंने, जैसे आपने आटे का डो ही लिया, ठीक है, आपने उसको दबाया, क्या होता हो, फैल जाता, उसका एरिया फैल जाता है। तो यही तो है आपका स्ट्रेन। क्योंकि क्या होता है, देखो, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यही दोनों तो होता है। तो अगर आप कहीं पे प्रेशर लगा रहे हो, किसी पर्टिकुलर एरिया पे आप प्रेशर लगा रहे हो, तो उसका लेंथ तो ज़रूर बदलेगा ना। होता है कि नहीं होता है? अगर आप लोहार को भी देखते हो, वो मारता है लोहे पे जब वो गर्म होता है, तो वो क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, स्ट्रेस मार रहा है, स्ट्रेस से मार रहा है। तो क्या हो रहा है, उसका एरिया बढ़ जा रहा है, लेंथ उसकी बढ़ जा रही है। तो यही तो है। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसके ग्राफ के लिए हमारे ये दो पैरामीटर्स तो है, तो एक तरफ हम ये ले लेंगे, एक तरफ हम ये ले लेंगे। ठीक है, अब देखो, आप लोगों ने आटे का डो तो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम उसमें हल्का सा हम लोग ऐसे करके दबाना शुरू करते हैं। ठीक है, दबाना शुरू करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, गोल सा होता है, उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, उसका एरिया नहीं बढ़ पाता। तो क्या होता है, हम लोग इसका कैसे बनाएंगे फिर ग्राफ, ऐसे करके। हम लोग स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन क्या होता है, उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं हो पाता है। ठीक है, ऐसे करके हमारा आटे का डो होगा, हम लोग ऐसे करके दबाएंगे, वो इतना ही बन पाएगा। पहले अगर इतना होगा तो इतना ही हो पाएगा, फिर आप उसको हाथ से ऐसे करते हो, फिर वो और बड़ा बनता रहता है, फिर वो और ज़्यादा बड़ा बनेगा, और ज़्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, जो जिसने भी नहीं देख रहा हो, आज अपनी मम्मी को देख लेना। ठीक है, मम्मी कैसा करती है, मम्मी जैसा करेगी, आप देखते रहना, आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ समझ आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए टाइम निकालना जब मम्मी रोटी बना रही हो। ठीक है, अब इतना आपका चले गया। इसके बाद ना एक टाइम आता है, अब आप कितना भी आप ऐसे करके दबा लो, स्ट्रेस लगा लो, फिर भी नहीं बढ़ता उसका एरिया, आपको फिर वो हाथ वाले पे आना ही पड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसका फिर ऐसे करके बढ़ता है, धीरे धीरे करके ऐसे। ठीक है, अभी मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, ये सब आपका मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखो अब क्या होता है, आप लोगों ने
आटे का डो तो बना लिया है, ठीक है। अब आप हल्का हल्का प्रेशर लगा रहे हो तो क्या होता है, पहले पहले तो ऐसे करके थोड़ा बहुत घूमता रहता है। मतलब ये था आपका, ये डो था, आपने ऐसे करके प्रेशर लगाया, ये इतना बन गया। तो पहले क्या होता, जितना जितना आप प्रेशर लगाते रहोगे, जितना जितना आप स्ट्रेस लगाते रहोगे, उतना उतना आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। गोल गोल बनता रहेगा, उसका एरिया बढ़ता रहेगा। तो ये इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक उसका ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली एरिया बढ़ता रहता है, ठीक है। अब आपने ऐसे करके दबाना छोड़ दिया, क्योंकि वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था और ज़्यादा उसका एरिया फैल ही नहीं रहा था। अब क्या किया आपने, उसके बाद आपने कहा जी मैं और थोड़ा प्रेशर लगा लूँ। आपने थोड़ा और लगाया, वो हल्का थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ा। इस बार आपको ऐसे करके लगाना पड़ा, अलग अलग जगह पे हल्का हल्का लगाना पड़ा, अलग अलग जगह पे ऐसे 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 करके, ठीक है। तब जाके क्या हुआ, वो थोड़ा सा और बढ़ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो ओ से लेके ए तक तो क्या हो रहा था, प्रोपोर्शनल था बिल्कुल, मतलब जितना आप प्रेशर लगा रहे हो सब जगह से उतना ही फैल रहा था। लेकिन ए से लेके बी तक ऐसा नहीं रहा, फिर आपको हर जगह पे ऐसे करके जाना पड़ा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, तब जाके वो थोड़ा बहुत फैलने लग गया, ठीक है। अब बी से लेके सी तक क्या होगा, अब क्या होगा, अब आपने क्या कर दिया, हल्का ये ऐसे करके करने लग गया। अब क्या होने लग गया, फैलने लग गया। अब उसमें क्या आ गया, परमानेंट शेप बन गई उसकी, लगभग गोल के करीब बन गई। अब आप उसको अगर आप ऐसे करके छोड़ोगे ना, तो फिर से ऐसे करके नहीं बनेगा वो, जब तक आप बिल्कुल ऐसे करके मोड़ नहीं देते उसको, फिर से ऐसे नहीं मोड़ना, लेकिन ऐसे करके छोड़ दो, वो वैसे ही रहेगा। आपने कर दिया, बना दिया गोल, तो बन गया, परमानेंट आ गया उसकी शेप, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको और ज़्यादा बड़ा करते हो, ठीक है, बड़ा करते हो, कुछ कुछ देखते हो ना आप होटलों में इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी, फिर उसको क्या करते हो, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके करते रहते हो, इधर से बनाते हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं वो, उसकी टेंसाइल, अब वो आटे की क्या कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब वो कितना खींच सकता है वो चेक कर रहे हैं। तो ऐसे करके वो करते रहते, तो इतनी बड़ी बन जाती है लास्ट में उनकी रोटी, इतनी बड़ी। कैसे बनती है, क्योंकि उनका आटा क्या होता है, वो मैदे वाला ही बनाते हैं ज़्यादातर। आटा वाला होगा तो फट जाएगा वो, तो मैदे वाला बनाते हो, तो ऐसे से करके करते रहते हैं। तो उनका यहाँ से लेके इस पॉइंट तक क्या करते हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ करते चेक कि कितना खींच सकता है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो पूरा चौड़ा हो जाता है। उसके बाद जब भी वो ऐसे करके घुमाएंगे ना, और तो फटनी स्टार्ट हो जाती है, हल्की हल्की उसमें फटना, हल्का हल्का ऐसे करके डॉट्स आ जाते हैं, उसमें फटने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो थोड़ा और करेंगे तो लास्ट में क्या होती है, आपकी रोटी फट जाएगी, पूरी की पूरी रोटी फट जाएगी, ठीक है। अब इसको और एक और एग्जांपल से समझते हैं, जो प्रैक्टिकल वाला है थोड़ा, मतलब असली में वैसे ही होता है इलास्टिसिटी में। रबड़ बैंड जब आप नया नया लाते हो, रबड़ बैंड क्या होता है, बहुत टाइट होता है, ठीक है, टाइट होता है। आप उसको ऐसे करके खींचते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन वो उतना नहीं खींचता पहले तो। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, नहीं खींच पाता हो बहुत ज़्यादा, तो ठीक है। तो एक टाइम तक तो क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हो तो हल्का हल्का वो खींचता रहता। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप बहुत और ज़्यादा प्रेशर लगाते हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खींच पाता। तो जहाँ तक वो ईजिली खींच पाता है, ठीक है, वो तो हो गया ओ से लेके ए तक का पॉइंट, जहाँ पे वो प्रोपोर्शनल है, जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही खींच रहा है। ए से लेके बी क्या हो गया कि आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खींच रहा है। फिर उसके बाद बी से सी में क्या हो जाता है, हल्का फुल्का उसके खींचने लग जाता है। मतलब जब आप उसको छोड़ोगे ना, तो फिर वो वापस उतना ही छोटा नहीं आता जितना वो पहले था, वो थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, ठीक है। उसकी शेप हल्की फुल्की चेंज होने लग जाती है। वो वही चीज़ है यहाँ पर से, ये वाला जो है ना, यहाँ पर उसकी क्या होने लग जाएगी, शेप क्या होने लग जाएगी, चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। शेप यहाँ पे हल्की फुल्की चेंज होने लग जाएगी, शेप चेंज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब शेप चेंज स्टार्ट हो गई। अब जब सी से लेकर डी तक जाओगे ना, फिर आप और खींचोगे उसको, खींचते रहोगे। भले आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है वहाँ पे, लेकिन आप खींचोगे, आप कहोगे देखता हूँ आज इसको मैं कितना खींच सकता है। खींचोगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरा खींच जाएगा, ठीक है, पूरा खींच जाएगा। वो क्या होगी, सी से लेकर डी तक आपने उसकी पूरी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर दी, ठीक है। अब वो खींचने को ही राजी नहीं। अब अगर आपने इसके बाद और ज़्यादा खींचा तो क्या होगा, ऐसे करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि रबड़ बैंड टूट जाएगा। रबड़ बैंड टूट जाएगा तो क्या होगा, हाथ पे लग जाएगी ना, वो लगती है ना। जिसने अभी तक नहीं देखा तो ऐसे करके खींचना, जिसका अभी तक नहीं पता जिसको कि रबड़ बैंड से लगती है, वो छोड़ देना, फिर खुद पता लग जाएगा तुमको, ठीक है। आप ऐसे ही करना, आपको वहीं पे पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ वहीं पे याद हो जाएगा जैसे आपके हाथ पे लगेगी, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ मेरे हिसाब से आपको अब समझ आ गया होगा। अब ये जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है,
ये आया है स्ट्रेस स्ट्रेन का फिर से। अब आप बोलोगे जी ये कौन सा आ गया, ये आपकी बुक में था। ये देखो आपका इलास्टिक टिश्यू ऑफ ऑर्टा, जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका, लार्ज ट्यूब कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट। मतलब जो आपकी टिश्यूज़ होती है ना, टिश्यू, अब आप सिंपल भाषा में अगर समझना है, जो फिज़िक्स वाले जो कहते हैं जी हमको बिल्कुल बायोलॉजी नहीं आती, आपकी जो मसल्स होती है वो भी तो स्ट्रेच करती है ना। जैसे आपका क्या करते हो, आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोग थोड़ा लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि हमारी जो मसल्स होती है ना उस टाइम पे वो क्या होती है, स्ट्रेच हो रखी होती है। बस इसीलिए हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा उस टाइम हमारी हाइट बढ़ी हुई होती है, ठीक है। बस तो जब ब्लड क्या होता है, एक बार पूरी बॉडी में जाता है फिर वापस आता है, जब हमारी हार्ट बीट के हिसाब से अगर हम चलें, ठीक है। तो जब वो पूरी बॉडी में जाता होगा, पूरी की पूरी हमारी मसल स्ट्रेच हो जाती होंगी, ठीक है, अंदर ही अंदर। अब जो भी होता है हमारा अंदर स्ट्रेच होता है, आर्टरीज वगैरह, ठीक है। अब जब वापस आता होगा तो फिर ऐसे करके फिर कम हो जाती होंगी, फिर ज़्यादा, फिर कम। तो उसका क्या होता है, उसका रहा ये रहा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का ग्राफ। पहले तो क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारा हार्ट क्या करेगा, हल्का करके पंप करेगा, ऐसे करके करता है, ऐसे करके, फिर धीरे धीरे करके। तो ये क्या हो रहा है, हल्का जा रहा है, हल्का स्टार्ट हो रहा है, फिर एकदम से ज़्यादा जा रहा है, फिर उसके बाद क्या होता होगा, धीरे करके आता होगा, फिर एकदम से जाता होगा, फिर धीरे धीरे करके आता होगा, ठीक है। तो यही है ऐसे करके। अब जेई में मतलब आपके जो टीचर्स हैं वो लोग क्या ट्रिक खेल सकते हैं, वो इसको दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स वाले इसको कम पढ़ के जाएंगे ना, खासकर जो मैथ्स वाले हैं वो क्या कहेंगे, यार ये थोड़ा ना पूछ लेंगे, शायद आ जाए, शायद आ जाए, क्या पता आपको, पेपर आप तो सेट नहीं कर रहे ना मैं सेट कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शायद आ जाए ये वाला। समझ आया कि थ्योरी भी पढ़ते कि नहीं पढ़ते बच्चे इसके लिए, ठीक है। ये आपके 11th में भी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस हैं इसको आने के। आप लोगों में से कितने लोग फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के बीच में ग्राफ बना सकते हैं? अब वीडियो को पॉज करिए और बना के बताइए। आई होप आप लोगों में से बहुतों ने बना लिया होगा, लेकिन कई सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं बना पाए होंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट ग्राफ है वो हम इसी पे लाएंगे, टेम्परेचर का, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। अब देखो, हमको आप लोगों को एक चीज़ तो पक्का पता होगी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं जो सेल्सियस का होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेल्सियस का तो क्या होता है 0 डिग्री और 100 डिग्री होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। जो फ़ारेनहाइट होता है उसका 32 फ़ारेनहाइट होता है उसका डिग्री फ़ारेनहाइट मेल्टिंग पॉइंट, और 212 क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बस इसी के बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फ़ारेनहाइट लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेल्सियस लेता हूँ, मैंने आपको जो पिछले वीडियो बताया था, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, अगर कार है कोई, वो इनिशियली अगर वो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है, इनिशियली अगर वो कुछ डिस्टेंस कवर कर चुकी है तो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा ऊपर से लेते थे। अब वही इसमें भी करेंगे, ये तो 0 है लेकिन यहाँ पे 32 है, यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, ये 0 से ही करेंगे शुरू, लेकिन ये क्या करेंगे यहाँ पर 32 से करेंगे शुरू, ठीक है। अब यहाँ से होगा शुरू, अब जो लास्ट इसका पॉइंट जाएगा वो जाएगा 212 पे, यहाँ पर होगा 32, ये होगा 0, और इसका कहाँ तक का जाएगा, 100 तक का जाएगा, जहाँ पे भी इसका 100 बनेगा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा इधर से बनेगा और ऐसे ही करके बनेगा। ठीक है। अब कितने लोगों ने ये ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे ही बनाया, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे पता तो लगे कि आप लोगों में से कितनों को आता है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ कैसे, अब देखो जैसे जैसे आप ना, हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला तो पता है ना कि सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9, ये पता है ना। अब इससे आप ना, अब खुद ही आप ये देख लेना, अब जैसे जैसे ना यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, सेल्सियस का बढ़ाओ या फ़ारेनहाइट का बढ़ाओ, तो अगर आप सेल्सियस का बढ़ाओगे ना तो फ़ारेनहाइट का भी खुद ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ। अगर मैं 5 डिग्री ले लेता हूँ, 5/5 -32 अपॉन 9 कट जाएगा, 9 इक्वल्स टू f -32, तो f कितना आ गया, f आपका आ गया 41 आ गया। देखो 5 डिग्री पे इसका 9 डिग्री बढ़ गया। अब देखो अगर मैं 10 ले लेता हूँ, 10/5 ये कट जाएगा 2, ठीक है, f -32 अपॉन 9,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 18 + 32। अब F ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 50 आ गया। अब देखो हम लोग एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पर 5 डिग्री पे 5 डिग्री सेल्सियस पे हमारा नियरली क्या ऑलमोस्ट ये कितना बढ़ रहा है, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना बढ़ रहा है। तो 9 डिग्री फ़ारेनहाइट के हिसाब से हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। हर 5 डिग्री पे 9 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है। तो ऐसे करके देखो 5 इधर से बढ़ा है तो इधर से 9 बढ़ गया है, इसीलिए देखो इसका थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है, देखो ग्राफ जा रहा है। अब जाके आपको ये वाला ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ग्राफ पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने आइडियल गैस का नाम सुना? आई होप सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। उसका एक बहुत फेमस फार्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा, ये वाला देखा है, ठीक है देखा है, सबने देखा है ना, बहुत बढ़िया देखा है आपने। तो अब आप मेरे को ज़रा 2 टर्म्स बताना। पहले ये वाली टर्म बताओ आप मेरे को, ये होता क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब ये बताओ ये वाली टर्म कितनों ने सुनी है? आपको लग रहा होगा सुनी तो है, कहाँ सुनी है, कहाँ सुनी है, कहाँ? पिछले जन्म में बताओ, कहाँ सुनी है? अरे इसी जन्म में सुनी है आपने, और ये आपको आना चाहिए। क्या होती है देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर? देखो कोई भी गैस है ना हमारी, हम लोग वैसे भी आइडियल गैस तो हमें पता है कि एग्जिस्ट तो करती नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी गैस है, ठीक है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा हूँ, हाँ कहीं आप एल्यूमिनियम मत बोल देना, एल्यूमिनियम, Fe, आयरन वगैरह ये सब मत बोल देना, ठीक है। हम सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी गैस है ना आपकी, फ्रीज होनी स्टार्ट होती है, मतलब वो लिक्विड या सॉलिड कब बनती है, ठीक है, वो हम लोग मेजर करते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग ने एक टेम्परेचर हमने मान लिया है, वो कितना माना हमने टेम्परेचर? वो मान लिया हमने -273.15 केल्विन, -273.15 केल्विन। हम लोग बोलते हैं ना ये एक ऐसा टेम्परेचर है, क्या बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूलर मोशन ना बंद हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे हर चीज़ फ्रीज हो जाएगी। आप कोई सी भी गैस लाओ, आप कुछ भी लाओ, कुछ भी लाओ आप, ये सब के सब क्या होने हो जाती है, यहाँ पे फ्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है यहाँ पे? ऑल मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है, ऑल मॉलिक्यूलर मोशन वो बंद हो जाते हैं यहाँ पे, समझ आया? क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं यहाँ पे। इसी के बेसिस पे ये ग्राफ है। अब दूसरी चीज़ जो थी वो यही थी जो आपने पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ना बुक में कोई ना म्यू भी ले लेता है, तो अगर आपको म्यू लेना है तो आप म्यू ले सकते हो। अब आपको एन लेना है, केमिस्ट्री में एन लेता है, फिजिक्स में काफ़ी बार म्यू ले लेते हैं, तो आप म्यू ले सकते हो। अब देखो अगर मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जी आपका वॉल्यूम अगर मैं फिक्स कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा सेपरेट कर दूँ, PV/T = μr। हमारा मान लेता हूँ कि मोल फिक्स है, आर तो वैसे ही फिक्स होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो हमारा जो P और V के बीच में आ रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में पढ़ेंगे ना हम लोग ये अलग ग्राफ, तो ये क्या आ रहा है? इन्वर्सली आ रहा है इन्वर्सली। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रेशर कम, प्रेशर बढ़ाने पे टेम्परेचर कम लगाना पड़ेगा, ठीक है हमको। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो हीलियम होता है ना आपका, हीलियम और हाइड्रोजन, इनका अगर मैं क्या बोलूँ, इनका अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलूँ तो इसका होता है -272.2 केल्विन, और इसका जो होता है -259.1, ठीक है। ये देखो इससे कम ही आ रहा है, यहाँ पर अगर कहीं यहीं पे तो होगा -373.15, यहीं पे तो होगा, ठीक है, यही होगा। तो बस इससे कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर तो सारे मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाते हैं। इवन आइडियल गैस तक आपकी फ्रीज हो चुकी है। अब सोचो कितना कम टेम्परेचर है। आइडियल गैस तो क्या होती है, सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे करके, ये तक आपके फ्रीज हो चुके हैं। अब सोचो कितना कम टेम्परेचर है, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो बस, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे करके बनता है। अब आप बोलोगे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है ना इनिशियली कुछ,
अरे रुको, 0 डिग्री पे सिर्फ पानी आपका फ्रीज़ होता है, आपकी गैस नहीं होती फ्रीज़, समझ आया? पानी होता है सिर्फ फ्रीज़, गैस नहीं होती है। अब हाइड्रोजन हीलियम आपको नीचे गिरते हुए थोड़ा ना दिखते हैं 0 डिग्री पे कि बर्फ़ बन के गिर गए, ऐसा नहीं होता कुछ। इसके बाद हम लोग और टेम्परेचर करते कम, और करते रहते हैं और एक टाइम तो हम लोग इतना, जब तक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, तब तक क्या होता है, वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट फ्रीज़ हो चुका होता है। समझ आया? यहाँ तक क्या हो चुका होता है, वो पूरा का पूरा फ्रीज़ हो चुका होता है। बस यही क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ये सिर्फ ना हाइड्रोजन और हीलियम के लिए नहीं है, ये सारी की सारी गैस के लिए है कि जितना ज़्यादा आप ना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, जितना आप टेम्परेचर कम करोगे उतना आपको प्रेशर भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, यही होता है। अब देखो, ये तो हो गया आपका जनरल ग्राफ। अब अगर मैंने 2-3 गैस का बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि सारी गैसेस का, जैसे देखो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था, मतलब या क्या बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट था, वो इतना था, इसका इतना था। ठीक है, तो इनमें देखो कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो ऐसे करके डिफरेंट गैसेस होती है, उनका डिफरेंट ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा? अलग अलग। सपोज ये मेरा ए गैस होगी, ठीक है, गैस ए होगी। अगर मैं दूसरा ग्राफ बोलता हूँ तो उसका ऐसे करके बन सकता है, ये बी गैस हो गया तो ऐसे करके इधर तक बन जाएगा और फिर ऐसे करके कर दो। ठीक है, अब तीसरे का क्या बन जाएगा? तीसरे का थोड़ा ऊपर और कर दो। हमारा क्या, हम तो कितने ही बना ले, इसी हो गया। हम वो बोल रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट एक एस्टिमेट के हिसाब से मान सकते हैं, इसका थोड़ा सबसे कम होगा, इसका बीच में होगा। ठीक है, अब आप लोगों को कुछ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? अब लोहा है, ठीक है, वो एक्सपैंड होता है, देखा होगा आपने एक्सपैंड होते हुए। अब लोहा नहीं देखा होगा तो आपने ये चीज़ तो ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा कि सर्दियों में क्या होता है, आपका दरवाज़ा क्या होता है, टाइट हो जाता है थोड़ा, सर्दियों और गर्मियों में हल्का फुल्का टाइट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? वो एक्सपेंशन की वजह से होता है। ठीक है, खास कर ये गर्मियों में होता है। क्यों? क्योंकि देखो गर्मियों में क्या होता है, जो लोहा होता है ना दरवाजे का, जो अब जो जिनका लोहे का होता है उनका भी हो जाता है, क्या होता है, हल्का फुल्का एक्सपैंड हो जाता है। अब दोनों चीज़ एक्सपैंड हो चुकी है तो अब टाइट हो चुकी हैं कुछ भी चीज़। ठीक है, क्या हो चुकी है? टाइट हो चुकी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लॉकेज होने लग जाता है हल्का फुल्का। ठीक है, तो आपको टाइट करना पड़ता है, टाइट से खोलना पड़ता है। ठीक है, और यही चीज़ आप और किस में अपना सकते हो? ढक्कन, जो आप बर्तनों का ढक्कन खोलते हो उनमें एक तो प्रेशर की वजह से भी होता है, दूसरा आपका टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना वो तो एक्सपैंड हो जाता है, ढक्कन भी हो जाता है और वो नीचे वाला भी हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ढक्कन उतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाता है जितना कि नीचे वाला हो जाता है, क्योंकि उसका एरिया बड़ा होता है ना, तो वो आप खींचते हो वो खुलता ही नहीं है, तो आप टाइट करके खींचते हो, ऐसे करके लगाते हो ना जोर, तो तब जाके वो खुलता है। फिर आप कहते हो जी बहुत थक गया आज तो, है ना। यही चीज़ वो क्या है आपका, उसमें आपका एक्सपेंशन ही हो रहा है। अब देखो, तो अब मैं सिर्फ ये वाला ग्राफ जो है ना वो कॉपर की बात करता है। पहले आपको मैं बता दूं ये सिर्फ कॉपर क्या है, ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है। आप लोगों ने कुछ स्पेसिफिक ही पढ़ना है, आपको कोई साइंटिस्ट तो बनना नहीं है। ठीक है, आप लोगों से जे की करोगे, नीट की करोगे, जिसकी भी करोगे, ठीक है, 12th 11th की, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ इनका स्पेसिफिक का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछेंगे तो अब क्या है, कॉपर का बता रहा हूँ। कॉपर का होता कैसे है, अब इनका ना पहली मैं आपको क्लियर कर दूं, इनका ना कोई प्रोपोर्शनल वगैरह का ग्राफ नहीं होता है कि मतलब इतना बढ़ेगा, इतना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे। ये आपका क्या है, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है। वॉल्यूम एक्सपेंशन यही वाला जो मैंने आपको बताया कि अगर अब हर चीज़ हमारी क्या है 3D में ही तो होती है। अगर मैं गर्म कर रहा हूँ लोहा तो ऐसे करके फैल जाता है, तभी तो पहले के लोग ना जब टायर में, वो लकड़ी के टायर में ना बाहर से लोहा डालते थे ना, देखा होगा। अब नहीं तो सर्च मार सकते हो, यूट्यूब या इंटरनेट है आप पे, ठीक है। वो पता है कैसे डालते थे, वो लोग गर्म करते थे पहले वो गोल सा, उसके बाद उसको बाहर से करते थे और फिर डाल लग गया एक बार, उसको फिर पानी में डाल दिया, तो क्या होता था, वो ऐसे का कॉन्ट्रैक्ट आता था, फिक्स हो जाता था। फिर लोहे का वो टूटता नहीं था आपका, लकड़ी का वो जो टायर है लोहा की वजह से, ठीक है, साइड में लोहा है, ऐसे करके आपका व्हील होता था और इसी के बाहर से ऐसे करके उन्होंने क्या किया, लोहे का डाला और उसके बाद उसको पानी में डाल दिया तो यहाँ चिपक जाता था। ठीक है, ये ऐसे करके होता था। अब जो इसका ग्राफ है ना वो पता है कैसे करके बनता है, कॉपर का ग्राफ है ना वो ऐसे करके बनता है। अब ये मत बोलना कि यहाँ से प्रोपोर्शनल आ गया, देखो उतना ही प्रोपोर्शनल है, हल्का फुल्का ही प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल भी क्या, प्रोपोर्शनल तो ज़्यादातर हम बीच का ही मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो एक हद तक, लेकिन क्या है ऐसे करके बनेगा और फिर एकदम से क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे करके खुल रहा है, धीरे धीरे करके, धीरे खुल रहा है, धीरे खुल रहा है, धीरे खुल रहा है, फिर आएगा एकदम से बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, बहुत ज़्यादा खुलना शुरू हो जाएगा। फिर एक टाइम तो बहुत जब हाई 1500 के करीब जब आता है तो उसके बाद कहीं जाके ये क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। तो उससे पहले तो ये बहुत ज़्यादा खुल जाएगा, ठीक है। इसके पार्टिकल्स स्टार्टिंग में तो नहीं खुल रहे लेकिन बाद में एकदम से खुल जाएंगे, ठीक है। ये भाई यही है इस ग्राफ में। आप लोगों ने बहुत, जब आप पानी गर्म करते हो, पानी ठंडा भी होता है, तो क्या आप उसका ग्राफ बना सकते हो क्या? चलो आप वीडियो पॉज करो, देखते हैं आप में से कितने बना पाते हो। जितने बनाओगे उतने कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपने बनाया। अगर आपने नहीं लिखा ना तो आप, इसका मतलब आपने या तो वीडियो नहीं देखी है या आपने बना नहीं पाया। चलो देखते हैं कितने बना पाते हैं। अब अपना पूरा दिमाग लगाओ, आप वीडियो पॉज करो, अपना पूरा दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि जब मैं पानी गर्म करता हूँ तो कैसे करके क्या होता है, मेरा पानी ठंडा कैसे होता है। अब उसका ग्राफ बनाओ आज। आई होप आपने बना लिया होगा। तो दो चीज़ के बीच में बनता है पानी, क्या होता है, टाइम के साथ ही ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज मैं मान लेता हूँ, जितना जितना टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, और यहाँ पे टाइम मान लेता हूँ। अब देखो आपका क्या होता है, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है टेम्परेचर, 0 पे तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, हाई है टेम्परेचर। फिर क्या होता है आपका, जैसे टाइम जाता रहता है ना, टाइम जाता रहता है, तो जब पहले तो बहुत तेज़ी से क्या होता है, कम होता है टेम्परेचर, पहले तो बहुत तेज़ी से होगा कम, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर पे आता है वैसे वैसे धीरे धीरे होने लग जाता है, ठीक है। तो उसका ग्राफ एग्जैक्टली पता कैसे बनता है, ऐसे करके। इसको मिलाना मत, हाँ आप और पास कर सकते हो थोड़ा, बट बिल्कुल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यार, अगर आप मिलाओगे, आप बोल रहे हो कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे चले गया, अब ऐसा तो नहीं होता ना यार। जब तक आपका रूम टेम्परेचर आपका 0 डिग्री पे नहीं तो होता नहीं है। आपका हम 25 मान लेते हैं या 27 मान लेते हैं कैलकुलेशन ईजी के लिए, तो इसीलिए समझ आया। अब जो सोच रहे हैं कैलकुलेशन ईजी के लिए उन्हें मैं पहले ही बता दूँ, 27 डिग्री सेल्सियस को हम 300 केल्विन लिख लेते हैं इसीलिए, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे जोर मत लगाओ, ठीक है, बस इसीलिए बोला मैंने। अब देखो ये तो हम जनरली, इसीलिए हम क्या बन रहे हैं, जनरल ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, स्पेसिफिक ग्राफ नहीं बना रहे कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इसीलिए आप मिलाना मत प्लीज़। अब जो 11th वाले और 12th वाले होंगे उन दोनों ने ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का तो ज़रूर नाम सुना होगा, जिन्होंने 11th पास कर लिया है, क्योंकि वो बाद वाले सेकंड बुक में है, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का तो नाम सुना ही होगा। अब उसका ग्राफ कैसे बनता है फिर ये बताइए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले को देख के हम सबको एक ही चीज़ आना चाहिए हमारे दिमाग में, वो क्या आना चाहिए, वो आपको आना चाहिए y = mx का ग्राफ। अब ये y = mx की फॉर्म में, ये देखो ये y है, ये m है, ये x है, मतलब इसके कंपैरिजन में, इसके कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस c। अब ये होता किसका ग्राफ है, ये आपका होता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन किसका होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। जहां पे भी आपको ऐसा दिख गया ना, आपको ये समझ लो कि उसका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा उसका ग्राफ, और कुछ बनने के चांसेस ही नहीं है। अब देखो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन फिर वो कहाँ से बनेगा वो आपका सी पे करता है डिपेंड। न्यूटन्स कूलिंग लॉ का जो ग्राफ होता है, उसका जो ग्राफ बनता है ना, उसमें कुछ ना कुछ सी होगा। ये तो एक्सपेरिमेंटली करते हैं हम लोग, तो उसमें जो बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है ना, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन क्योंकि इस फॉर्म में है, लेकिन बनेगा यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। समझ आ गया? अरे नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं बनेगा। अब क्यों आप बोलोगे जी क्यों, आप तो बोले थे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अरे स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैंने बोला स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैंने ऐसे थोड़ा ना बोला कि सिर्फ ऐसे ही बन सकता है स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी तो बन सकता है स्ट्रेट लाइन नीचे को। अब वो कैसे पता लगेगा हमको, वो हमको पता लगेगा ये m के आगे कौन सा साइन है। अब यहाँ पे क्या m के आगे, पॉजिटिव है क्या, है क्या, नहीं है पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव होगा तो कैसे होगा, अरे बाबा ऐसे करके होगा ना, फिर ये ऐसे। अब देखो बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन तो है। किस किस को नहीं लगती है स्ट्रेट लाइन, वो जरा महारथी लोग ना जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को कि किस किस को नहीं लगती है स्ट्रेट लाइन। ये नहीं है क्या स्ट्रेट लाइन, नहीं है, बताओ, है नहीं है स्ट्रेट लाइन, बस ऐसे ही बन जाएगा बस इसका ग्राफ। अब ये नहीं एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको ग्राफ बताया, तब आपको पता लग जाएगा। अगर आपको ग्राफ, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा ना तब तक नहीं होगा। अब ये वाला ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इसी पे y = mx + c लगता है,
समझ आप, इसके इतने सारे फॉर्मूले ना कि आपको बस ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर कभी भी मेरे को ऐसी इक्वेशन मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो स्ट्रेट लाइन नीचे को बनेगा ऊपर को बनेगा, वो मेरा किससे पता लगेगा, जो m के आगे क्या होगा, साइन होगा, इस साइन से पता लगेगा मेरे को। प्लस होगा तो ऐसे करके बनेगा, माइनस होगा तो ऐसे करके बनेगा। जो नेक्स्ट ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का ही ग्राफ है। अब ये ग्राफ बनता कैसे है, उससे पहले हम ये सीख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब आप बोलोगे डेल्टा क्यू और डेल्टा टी क्या है, तो ये क्या है, हीट सप्लाइड। जितना आप हीट सप्लाई करोगे, और ये क्या आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो अब जितनी हीट सप्लाई करोगे टेम्परेचर राइज करने के लिए, बस वही क्या होता है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। क्या होता है वो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका वाटर के साथ कैसे होता है ग्राफ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है आपका, ठीक है, ये आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता रहता है वो कम होते रहती है, कम होते रहती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, कम होते रहती है। ऑलमोस्ट 40 के अराउंड ना वो सबसे कम हो जाती है, 1 से भी कम हो जाती है वो, ठीक है, 1 से भी कम हो जाती है। अब ऐसा ज़्यादातर इसीलिए होता है क्योंकि जब हम नॉर्मली कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम रूम टेम्परेचर के करीब ही करते हैं, तो रूम टेम्परेचर के अराउंड हम लोग इसी के अराउंड मान लेते हैं, ठीक है, इसीलिए भी ऐसा होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे होगी मिनिमम, फिर उसके बाद फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है यहाँ पर से, फिर यहाँ पर से फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब आपको यहाँ पर तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा आपको कम हीट देनी पड़ेगी। लेकिन 40 के अराउंड आते ही ना फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, सर्फ ये हमारे सराउंडिंग से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ज़्यादा देनी पड़ेगी, और इसीलिए हमारा ग्राफ क्या हो जाता है, ऊपर को हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ग्राफ है किसका, वाटर का, ठीक है, H2O। आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट ग्राफ है आपका बॉयल्स लॉ का। अब हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ही क्या पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं। जो अभी रिसेंटली अभी जो 12th में गए हैं उन्होंने, अगर वो कहीं पे पढ़ते होंगे तो उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ सोल्यूशन चैप्टर में। अब आपका बॉयल्स लॉ का तो ग्राफ कैसे बनता है 11th में भी पढ़ा ही होगा, उन्होंने पक्का पढ़ा होगा जब वो कर रहे होंगे। अगर उन्होंने सही से पढ़ा होगा तो उन्होंने बॉयल्स लॉ का ग्राफ उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब बॉयल्स लॉ होता क्या है, बॉयल्स लॉ बोलता है फिक्स नंबर ऑफ मोल्स दे और टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया। हम लोग आइडियल गैस की कंडीशन पढ़ते हैं ना, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है। वो बोलता है ये चीज़ को आप क्या ले लो, कांस्टेंट ले लो, मतलब आप फिक्स नंबर ऑफ मोल्स लो और टेम्परेचर को क्या कर दो, आप कांस्टेंट कर दो, ठीक है। इसको आपने कांस्टेंट कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरी चीज़ कांस्टेंट हो गया है ना, PV जो है वो क्या हो गया, पूरा ही कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V कर सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी के लिए एक कांस्टेंट चाहिए होता ना, वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब आपको ना एक चीज़ बहुत ध्यान से याद करनी है, क्या करनी है याद, जब भी ना कहीं पे नीचे पे कुछ आता है, नीचे पे कोई सा ही वेरिएबल आता है, चाहे टेम्परेचर आए, चाहे प्रेशर आए, चाहे कुछ भी आए, ठीक है। बाद में हम डिस्टेंस का भी देखेंगे अगले सेशन में। तो जब 1 पावर होती है ना, 1 पावर, तो उसका जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे, उसका ग्राफ कैसे बन जाता है, ऐसे करके बन जाता है, चाहे कुछ भी हो। हम लोग जैसे वो पढ़ते हैं ना, हम लोग जो अभी 12th में गए हुए हैं वो पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, ये KQ/R होता है, उसमें सिर्फ सिंगल होता है, तो इसीलिए उसमें भी ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब बस ऐसे करके होता है इसमें। अब आप इसमें कितने भी ला सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप कितने भी ला सकते हो, चाहे आप, ये सिंपल एक नॉर्मल ग्राफ हो गया। अब देखो इसमें ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या पूछता है, एक का ग्राफ ऐसे करके दे देगा, दूसरे का ग्राफ आपको ऐसे करके दे देगा,
थोड़ा और पास, तीसरे का थोड़ा और पास दे देगा। और ये पता है क्या पूछ लेगा आपसे, ये आपसे पूछ लेगा जी आप इसका टेम्परेचर के बारे में बताओ। सपोज़ ये T1 टेम्परेचर था, इसका T2 था, T3 था, तो अब बताओ कि कौन सा बड़ा होगा सबसे। वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो, फिर बताओ मेरे को। अब देखो यहाँ आपको इसी से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? देखो इधर आप क्या करो, एक लाइन खींच लो ऐसे करके, कंपेयर सेम चीज़ से कर लो। ये क्या है? आपका प्रेशर है ना, कांस्टेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है, तो टेम्परेचर क्या है? पी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब पी से कर लो कंपेयर, वॉल्यूम फिक्स करके। वॉल्यूम तो इधर से कर लो, एक काम करो, वॉल्यूम फिक्स ऐसे करके। अब एक का वॉल्यूम यहाँ आ रहा है, दूसरे का वॉल्यूम यहाँ आ रहा है, तीसरे का वॉल्यूम यहाँ आ रहा है। अब देखो, अब खुद ही सोचो, जिसका प्रेशर जितना ज़्यादा, सेम वॉल्यूम पे जिसका प्रेशर जितना ज़्यादा, उसका टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो ना। यहाँ देखो पी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम फिक्स कर देता हूँ, ये देखो वॉल्यूम की वैल्यू सेम है। अब जिसका जितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है उसका उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। इसका मतलब जो T3 होगा, T3 आपका सबसे बड़ा होगा, फिर आपका क्या होगा? T2 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? आपका T1 होगा, ठीक है। आपको कोई भी ग्राफ पूछे ना, आप क्या कर दो, ऐसी करिए, कोई भी चीज़ फिक्स कर दो, उसका कुछ रिलेशन निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। चार्ल्स लॉ ही पढ़ा होगा आप लोगों ने सेम। अब देखो चार्ल्स लॉ बोलता क्या है? चार्ल्स लॉ हमको ये गैस इक्वेशन पता है ना, PV इक्वल्स टू nRT। चार्ल्स लॉ आपका बोलता है, आप क्या करो, आप प्रेशर कर लो आप कांस्टेंट, और अपना मोल्स भी आप अपना कांस्टेंट कर लो, ठीक है। अब क्या होगा? आपका जो वॉल्यूम होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ये हो जाएगा, बस यही तो बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एकदम प्रोपोर्शनल नहीं आता है, लेकिन कैसा आ जाता है? ऐसे करके, इसका ऐसे करके आ जाएगा। अब आप इधर पे क्या है? इधर पे आपका है वॉल्यूम और इधर पे आपका टेम्परेचर, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर है। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पर से मैंने यहाँ तक क्यों नहीं करवा दिया टच, ठीक है, यहाँ तक क्यों नहीं करवा दिया? कभी आपने देखो, अगर मैं यहाँ तक तो करवा ही नहीं सकता, क्यों नहीं करवा सकता? वॉल्यूम का, अगर वॉल्यूम ही ज़ीरो हो जाएगा तो मेरी गैस हो गया है कभी? अगर वॉल्यूम ही ज़ीरो हो जाएगा तो मेरी गैस ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ तो चांस ख़त्म, ठीक है, इसीलिए नहीं किया। अब ये है, इसमें देखो, इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है? इसमें पूछेगा आपसे ऐसे करके 2-3 बना देगा ऐसे करके। अब बोलेगा इसमें अगर इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, इसका प्रेशर P3 है। अब बताओ मेरे को प्रेशर में बताओ कि कौन है, कौन कम है, कौन ज़्यादा है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है? बताओ। वीडियो पॉज कर लो, आराम से करो। कर लिया? देखते हैं अब किसका आता है, ठीक है, ठीक, चलो करो। जैसे पिछली वाली टेक्निक अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? देखो हमको ये पता है रिलेशन, ठीक है। हम पे 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या कर ले, वॉल्यूम को फिक्स करवा ले, या हम क्या कर ले, टेम्परेचर को फिक्स करवा ले। बताओ किसको करोगे? चलो वॉल्यूम को करोगे, वॉल्यूम को कर लेते हैं फिक्स। पिछली बार ऐसे खींचा था, इस बार ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा? देखो वॉल्यूम, देखो यार, अब देखो इसमें ना थोड़ा ना ऊपर नीचे है, तो आप ना थोड़ा ये वाला बेस ले लो, ये आपका ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है, बेस। तो टेम्परेचर के साथ ही कर लो। तो इस बार क्या हो जाएगा? जो P है ना, अब मैंने इस बार वॉल्यूम कर दिया फिक्स, वॉल्यूम कर रहा हूँ। इस बार मैंने क्या कर दिया? टेम्परेचर कर दिया फिक्स, ऐसे करके। अगर वॉल्यूम करना है तो वॉल्यूम के लिए सीधी लाइन खींच लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आता नहीं, इसलिए मैंने क्या कर दिया? टेम्परेचर ही कर दिया फिक्स। अब देखो इस बार भी क्या हो गया? PV एक कांस्टेंट बन गया, ठीक है, सपोज कांस्टेंट बन गया कुछ भी सी। अब देखो ये क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, फिर से इन्वर्सली हो गया। इसका मतलब जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा, अगर मैं करता हूँ, देखो 1/2 करता हूँ, इसका 0.5 आता है, 1/5 करता हूँ, इसका 0.2 आता है। तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम ज़्यादा उतना हमारा रिजल्ट कम, उतना हमारा प्रेशर कम। बस यहाँ देखो इसका क्या है? इतना आ रहा है,
इसका इतना आ रहा है, इसका इतना आ रहा है। अब आप थोड़ा भी आप पे अगर दिमाग है ना तो अब बताओ मेरे को, अब अपनी कॉपी में लिख लो, इवन आप कमेंट बॉक्स में भी लिख लो कि कितना आएगा आपको। अब देखो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होगा, वॉल्यूम इसका सबसे कम होगा, सबसे कम वॉल्यूम तो प्रेशर सबसे ज़्यादा, तो क्या होगा सबसे ज़्यादा प्रेशर P3 का होगा, फिर P2 का होगा, फिर P1 का होगा। समझ गए? कितनों ने ये लिखा था, कितनों ने, जिन्होंने लिखा था ना मुँह छुपा लो, अपना मुँह छुपा लो चुपचाप। अब देखो आपकी बुक में ना अगर आप अपनी NCERT कभी खोलोगे ज़िंदगी में तो देखना उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, एक्सचेंज कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी T ले रखा है, यहाँ पे V ले रखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। अब आप अगर क्या करते हो, अगर आप यहाँ पे T ले लेते हो सपोज, ठीक है, और यहाँ पे आप V ले लेते हो, अब मैं कोऑर्डिनेट ही चेंज कर दिया मैंने। अब देखो वॉल्यूम मैंने इस बार फिक्स कर दिया, इस बार मेरा वॉल्यूम फिक्स हो गया तो मेरा पूरा चेंज हो जाएगा। समझ आया? इस बार पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे होगा पूरा चेंज? इस बार मेरा वॉल्यूम फिक्स हो गया तो P क्या हो गया मेरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। अब देखो जिसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा फिर P1 का, उसके बाद P2 का, उसके बाद P3 का। समझ आया? ये जो मैंने पहले, अगर वॉल्यूम यहाँ है टेम्परेचर यहाँ है तो ये वाला, अगर टेम्परेचर यहाँ वॉल्यूम यहाँ है तो ये वाला। समझ आया? तो अब ना ये वाला क्वेश्चन ना आपका, ये सिर्फ इसी के साथ नहीं होगा, ये ऐसे करके फिक्स वाला सिर्फ इसी के साथ नहीं करना। ये आपको जो भी ग्राफ आता है ना, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं तो आप बस ये टेक्निक अपनाओगे ना, मेरे से लिख के ले लो आप, आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी। समझ आया? मुझे अब आप लोग एक चीज़ बताओ, पीरियोडिक मोशन, जो पीरियोडिक मोशन होता है ना उसका ग्राफ कैसा बनता है, ज़रा मुझे बताना। 3 टाइप के आप ज़रा मेरे को ग्राफ बना के बताओ, ठीक है, बना के बताओ। आई होप आप लोगों ने बना दिए होंगे। तो आप लोग देखो कैसे करके बनता है आपका। अगर कोई ऐसी चीज़ है ना, कोई ऐसे, ये पीरियोडिक मोशन है। पहले पीरियोडिक मोशन पर पता कर ले क्या होता क्या। देखो पीरियोडिक मोशन में ऐसा मोशन होता है जहाँ पे पीरियडली आपका जो मोशन है ना वो रिपीट होता रहता है। पीरियडली मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपका मोशन रिपीट होता है, ठीक है। जैसे आप रोज़ स्कूल जाते थे, हाँ थे, क्योंकि वो अब हो चुका उसको काफ़ी टाइम, तो आप जाते थे, ठीक है। पहले दिन जाते थे, कितने बजे जाते थे, 8 बजे घर, सपोज़ करो 7:30 बजे घर से निकलते थे, 8 बजे स्कूल पहुंचते थे, ठीक है। तो आपका जो स्कूल लगता था रोज़ लगता रहता था, तो आपका क्या लगता था, पीरियडली लगता रहता था। फिर आप आए, घर से आए, ट्यूशन गए वगैरह सब कुछ किया, फिर उसके बाद क्या किया, फ़ोन चलाने लग गए। 6 बजे सपोज़ करो आपका ट्यूशन खत्म हो गया, 6:30 तक घर आए, फ़ोन चलाने लग गए। ये भी एक पीरियोडिक मोशन है कि नहीं है, बताओ। उसके बाद मैसेज किया, अब जो भी होगा, दोस्त वगैरह जो भी बोलते हैं, मैसेज किया, बस हैं ही किया। फिर उसके बाद क्या कर दिया, फिर से वो आपका फिर से दिन हो गया शुरू, फिर से वही चीज़ हुई, फिर बाद में ही किया, मैसेज किया, बस हो गया। ऐसे करके आपका पीरियडली चलता रहता है। तो यही तो आपका पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, यहाँ से आपका मोशन हुआ, फिर नीचे गया, फिर सेम चीज़ हुआ, फिर नीचे गया, फिर सेम चीज़ हुआ, फिर नीचे गया, ठीक है। ऐसे करके और कैसे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस है आपका, ये टाइम है आपका, तो मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर डिस्टेंस कवर कर रहा है, नीचे आ रहा है, और सेम टाइम में कर रहा है। सपोज करते हैं ये टी इंटरवल में कर रहा है, सारे काम ये टी इंटरवल में कर रहा है, तब जाके पीरियोडिक होगा। अगर आपका एक T/2 हो गया, एक T/4 हो गया, ऐसे करके हुआ, तब नहीं होगा आपका। समझ आया? अब देखो और कैसा हो सकता है, आपका ऐसा भी हो सकता है, ये भी सेम xt का ग्राफ है, ये t का ग्राफ है, ये चला आगे, ठीक है, ऐसे करके, फिर ऐसा ब्लॉक बन गया, फिर आगे चला, थोड़ा गैप लिया, फिर ब्लॉक बन गया, फिर वो चला, फिर ऐसे करके चलता रहा, ठीक है। ऐसे करके ये भी क्या है, आपका पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। और कैसे हो सकता है, सेम ये भी xt का ग्राफ है और यहाँ पे t का फंक्शन है, ठीक है। अब कैसे हो सकता है आपका, कभी कभी ना ऐसे करके भी चल सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो चिंता मत करना। क्यों नहीं करना चिंता, क्योंकि देखो आपका क्या हो सकता है, यहाँ से लेके
आधे तक हम क्या ले लेंगे, आधे तक का ले लेंगे हम फिर टी टाइम, समझ आया, आधे तक का ले लेंगे हम टी टाइम, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, आधे तक का ले लो, कोई दिक्कत है क्या बताओ, कोई दिक्कत आ रही, आधे तक का ले लो, हो गया आपका फिर से टाइम, आपका ये भी क्या बन गया फिर से पीरियोडिक ग्राफ बन गया, समझ आया। पीरियोडिक ग्राफ ऐसे ही होते हैं। अब आपका कैसे भी हो सकता है, बस आपको मेन चीज़ क्या करनी है, हर एक टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या आपका मोशन रिपीट हो रहा है, इफ़ यस देन इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, इफ़ नो तो भाई हो ही नहीं सकता फिर ये पीरियोडिक मोशन। होगा क्या, हल्का सा भी अगर गैप आएगा ना, छोटा सा भी गैप, तब भी नहीं होगा, समझ आया, क्योंकि पीरियड के बाद हो ही नहीं रहा रिपीट। जैसे आपका पेंडुलम घूमता है, टोंग 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 होता रहता ना, ऐसा रुकता तो नहीं है कभी, तो हर एक पीरियड के बाद वो सेम स्पीड में घूमता रहता है, बस वो भी क्या है पीरियोडिक मोशन है। आप लोगों ने ये वाला ग्राफ तो कल हमने पढ़ा था, इसे मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस ये बताऊंगा कि यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ सेम है। ये वाला ग्राफ किस चीज़ को याद है, पहले ये बताओ आप, सबको याद है, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो उनको याद कैसे रहेगा, आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अब ये आपको समझना पड़ेगा। अब जो कल वाले हैं वो बोलेंगे जी के क्या और यू क्या है, अरे कुछ नहीं है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, फिर ये एक्स क्या है, अरे एक्स का भी कुछ मतलब नहीं है, एक्स मतलब है ये फंक्शन है एक्स का, ठीक है, यहाँ पे आप एक्स लिख लो, ये एक्स है मतलब आपका, ठीक है, वो ए मतलब एम्पलीट्यूड है, ठीक है, कि मतलब मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब और क्या होता है, यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी क्या है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, बस इससे ज़्यादा और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है इस ग्राफ में। बाकी आपको समझना है तो आई बटन पर लिंक है, देख लो वाली वीडियो। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपको पता है ना, आपने बॉल वाला तो पढ़ा ही होगा, मैं फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये बॉल है, ये 9th क्लास का एग्जाम्पल है भाई, जिसको नहीं आ रहा समझो प्रीवियस वीडियो पक्का देखे फिर वो। ये बॉल है, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपकी ज़ीरो होती है। अब यहाँ पे उल्टा होता है, काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़ीरो होती है, ऐसे ही होता है। अब देखो इसका मतलब जब ग्राउंड है, यहाँ पे h हाइट है, ठीक है, h हाइट है, तो यहाँ पे क्या होगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करूँ, यहाँ पे मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसको लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो ऐसे करके ऐसे नीचे को आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आती रहती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है, और एक टाइम तो ज़ीरो हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर से बढ़ेगी, फिर जब हाइट पे पहुंच जाएगा फिर मैक्सिमम, फिर ऐसे करके नीचे जाएगी, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, ऐसे करके आपका ग्राफ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो आपका ग्राफ किसका हो गया, ये आपका हो गया जी यू एक्स का ग्राफ, यू टी का, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या ले लिया, फंक्शन टी ले लिया, ये तो एनर्जी है हमारी, फंक्शन मैंने क्या लिया है, टी लिया है, ठीक है। अब जो दूसरा है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या बोलता है, ज़ीरो पे से स्टार्ट होता है, यहाँ यहीं से कर रहे हैं हम दोनों ग्राफ स्टार्ट, ज़ीरो पे स्टार्ट होता है, ज़ीरो पे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, यहाँ पे मैक्सिमम आ जाता है जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। तो इधर पे क्या होगा, ऐसे करके बढ़ेगा और ऐसे करके मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ज़ीरो, फिर मैक्सिमम। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइम पीरियड ले लेते हैं, यहाँ पर तक जहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पे आप क्या कर दो t/2 ले लो, फिर यहाँ पर से जब फिर से आएगा यहाँ पर t ले लेना, ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा वेव ख़त्म हो गया, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करके। और ये तो मैंने बता ही दिया। अब जो काला वाला है वो क्या है, वो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब इस पर भी t लिख देंगे, ठीक है, ये भी उसका यूनिट है, ठीक है। तो इतना मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, अब इससे ज़्यादा तो समझ आने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। इसके तो मैंने आपको 3 बार करा दी ग्राफ, एक ऐसा भी करवा रखा है, ऐसे भी करवा रखा और एक वाला, ठीक है। अब वो समझ जाना आप, ऐसे करके और ऐसे क्रॉस वाला, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ना, इससे ग्राफ में तो और तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, और अगर पूछेगा तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इतना तो समझ आ गया होगा। अब देखो जो आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या, वो आपके सिंपल ऑसिलेशंस हैं, ठीक है। ऑसिलेशन होती कौन कौन सी टाइप की हैं जी, डैम्प्ड, अनडैम्प्ड, जी क्या है, अरे बहुत सिंपल है, क्या है, डैम्प्ड मतलब डंप, डंप मतलब जो क्या होता है, बेवकूफ़ होता ना, बस यही चीज़ है। जैसे अब देखो, एक तो आपका जी घड़ी होगी, वो पेंडुलम वाली, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है जी, रुकता ही नहीं रुकता ही नहीं रुकता ही नहीं, रुकता है क्या, नहीं रुकता। दूसरा क्या होता है, आप कुछ भी चीज़ ऐसे करके लटक रही है, आप ऐसे करके हिलाओगे, वो क्या होगा, पहले ऐसे करके हिलेगा, पहले तो बड़ा बड़ा हिलेगा, बाद में धीरे 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 करके एक जगह पे रुक जाएगा,
ठीक है। तो जो रुक गया ना वही डंप है आपका, क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन, वही चीज़ है। वो क्या होगा, पहले तो बहुत फुदकेगा जी, बाद में क्या होगा, धीरे 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 करके बंद यहाँ से ख़त्म। अब अगर ये ख़त्म हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, ख़त्म नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा। तो दूसरा कैसे चलेगा, जैसे पेंडुलम है, चलता ही रहता है। तो कैसे चलेगा, ऐसे करके। बस ये तो आपका क्या है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। समझ में आया? इससे सिंपल कोई टॉपिक देखा आज तक आपने, देखा? अरे है ही नहीं यार इससे सिंपल। जिसको ये भी समझ नहीं आया ना, छोड़ दो यार तुम पढ़ाई, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। फिर अब जो लास्ट है ग्राफ 11th क्लास का, वो क्या आपका SHM का है। आप ऑसिलेटरी मोशन, और इससे आप जो SHM है ना, एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो एक टाइप का ऑसिलेटरी मोशन ही है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, पीरियोडिकली आपका ये चेंज होता रहता है। क्या है, जो आपका साइन का ग्राफ है और कॉस का ग्राफ है, वो वही है आपका SHM का, ठीक है। क्या है वो, ऐसे करके होगा जी, ऐसे करके चलता रहेगा। बस अब क्या खास बात है जी, पीछे भी चल सकता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये हो गया आपका साइन का ग्राफ। अब अगर आपने इसको x ले लिया है तो आप इसको साइन x बोल दो, क्या दिक्कत आ रही है। यही अगर कॉस का बनाना है तो कॉस का बना लो इसको यार, क्या दिक्कत आ रही है, ऊपर से बनेगा बस। अब ये पीछे भी चल सकता है। तो अब देखो, जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो सुनो, यहाँ पे देखो, सपोज ये एक मैक्सिमम वैल्यू बोल दी मैंने, 1 बोल दिया, इसको 0 बोल रहा हूँ, इसको मैं -1 बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे भी जा रहा है। इसके ये समझ लो पूरी की पूरी क्या है, 1 पे ही है। अब देखो हमको आपने साइन, देखो साइन 0 से 0 की वैल्यू जी 0, साइन 90 की वैल्यू। अब ये नहीं आती ना यार, तो फिर यार तुम गलत क्लास में बैठे हो यार, साफ सीधी बात हुई, क्या बोलूँ मैं तुमको। अब ये 90 हो गया। अब क्या है, अब बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, साइन 0 ही है, ये साइन 0 ही है, इसीलिए 0 हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे 90 होता है, ठीक है, π/2, ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर से 180 पे आया, 180 क्या हो जाती है, सेम वही यही वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे फिर से इसीलिए 0 पे आ गया। फिर ये क्या आपका, ये पाई का मतलब है 180, ठीक है। तो π/2 का मतलब 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 3π/2, पाई का मतलब 180 डालना, यहाँ पे 270 आ जाएगा। इसका मतलब नीचे जा रहा है का मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 हो गया, ठीक है। साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। उसके बाद अगला आएगा 2π की क्या होती है, फिर से 0, ऐसे करके चलता रहेगा, सेम चलता है। उसके बाद पीछे भी ऐसी, पीछे जस्ट उल्टा हो जाता है, 90 की वैल्यू हो जाती है -1 और 270 हो जाती है 1, क्योंकि क्या होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में चले जाता है, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे ना तो मैं इस पर भी एक पूरा वीडियो ला दूंगा कि कैसे करके क्वाड्रेंट वगैरह हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, मैथ्स में। वो मैथमेटिकल टूल्स ही है, वो है ना, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं उसको, या तो मैथमेटिक्स ही बट फिजिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है। सेम ऐसी कॉस में, ये मान लो आप 1, ये मान लो आप 0, इसे मान लो -1, 0 cos 0 1, इसीलिए यहाँ से किया हमने शुरू। cos 90 0, इसलिए यहाँ ले गए। cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 -1, ऐसे करके इधर भी चलेगा। इधर तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, cos 0 तो 0 ही रहेगा, cos लेकिन cos 180 कितना हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा, ये 0, ये कितना हो गया, अच्छा हाँ ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 180, इसका -1, ये सब कुछ चल देगा, ठीक है। बस यही है। तो आई होप अब आप लोगों को ये सारे के सारे ग्राफ्स ना आ गए होंगे, ग्राफ अच्छे से आपको सोचना आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको सोचना नहीं आया ना, आप 2-3 बार ये वीडियो देखो, कोई बात नहीं। आपको एक बार में नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो रिकॉर्ड कर रखी है वीडियो, यूट्यूब ने तभी तो फैसिलिटी दे रखी है, ठीक है ना। एक बार में किसी को समझ नहीं आता, किसी को नहीं आता समझ, कोई भगवान नहीं है, ठीक है ना। मेरे को आया था ना, आपको आएगा ना, किसी और को आ सकता है। अब जिनको आता है तो आने दो उनको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब अगर आपको नहीं आया तो आप फिर से देखो वीडियो,
पहले वाली वीडियो भी देखो, तब आप थोड़ा बहुत ना रिलेट कर पाओगे। जैसे ना पीछे जो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ था ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो वाला आपको पहले वाले वीडियो से बहुत अच्छा आएगा समझ। ठीक है, बहुत अच्छा मैंने उसमें समझा रखा है आपको। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 12th के ग्राफ स्टार्ट कर देंगे। वो तो और मज़ेदार है भाई, आपको मज़ा आ जाएगा उसमें। भले हैं थोड़ा ज़्यादा ग्राफ और थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बोर्ड्स में तो बहुत देते हैं यार ग्राफ्स। ठीक है, आपका बोर्ड्स में पक्का ग्राफ आता है, पक्का 100%। आपने खोल के देखो, आप पेपर खोल के देखो, कोई सा पेपर खोल के देखो, 4 सेट्स आते हैं ना, आप 4 के 4 सेट खोल के देखो, उसमें आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, उसके तो बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ्स है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को कैसे पता लगेगा? आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इवन अगर आपने कोई वीडियो जल्दी चाहते हो ना तो तब भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, और इसको शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे ना तो जो आपका दोस्त है ना वो बेचारा ग्राफ्स में ही फंस के रह जाएगा पूरी ज़िंदगी भर, और जब तक उसे ये वीडियो मिलेगी तब तक तो बेचारा जेई की एज को ही पास कर चुका होगा, वो बेचारे ने ग्रेजुएशन कर चुकी होगी, तो उस टाइम पे ना उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी अगर आप करोगे इसको शेयर, तो तब जाके भले आपको लगता है कि अभी वो नहीं करेगा, अभी वो 10th में ही है, तो उसको बोले, उसको तब भी कर दो आप शेयर। एक काम करो, वो कम से कम अपने जो थोड़ा बहुत उसके दोस्त होंगे थोड़ा उससे बड़े, तो उसको तो कर पाएंगे कम से कम शेयर, वो तो बेचारे फ़ायदे में रहे। ठीक है, तो यही मेरा पर्पस है कि आपको ना बेस्ट दूँ मैं, जो मैंने जो फेस किया ना वो आप ना करो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ।